एवरीवन, वेलकम टू केमबस्टर्स। सो आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। सो ये हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? बेसिकली हमें पता है कि जब हम लोग कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसी इलेक्ट्रॉन को इन एन एटम, तो फिर अगर मैं एनर्जी प्रोवाइड कर रही हूँ तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इट गोज टू अ हायर एनर्जी स्टेट, जिसे हम लोग कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। ये वाली जो स्टेट होती है नॉर्मल स्टेट, इसे कहते हैं हम लोग ग्राउंड स्टेट। और जैसे मैंने एनर्जी प्रोवाइड की तो ये एक्साइट हो गया, एक हायर एनर्जी स्टेट पे गया, जिसे हम लोग कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। ओके, अब इसके ऊपर इसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दो तरह के स्पेक्ट्रम। एक होता है मेरा अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एक होता है मेरा अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और दूसरा होता है मेरा एमिशन स्पेक्ट्रा। दूसरा होता है मेरा एमिशन स्पेक्ट्रा। ओके, सो बामर एक साइंटिस्ट था। बामर ने इस चीज को ऑब्जर्व किया। बामर ऑब्जर्व एमिशन स्पेक्ट्रा। बामर ने कौन सा स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व किया? एमिशन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व किया हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन एटम के लिए उसने ऑब्जर्व किया और उसने एक एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाया जो था मेरा वेव नंबर इक्वल्स टू 109677। ये उसने देखा फ्रॉम 2 स्क्वायर से लेकर 1/n स्क्वायर। तो उसने ऐसा एक कुछ फॉर्मूला बनाया जहां पर n की वैल्यू थी ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ये वाला एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ये हमारा एम्पेरिकल रिलेशन है। अब यहाँ पर ये न्यू बार जो है ये बताता है मेरा वेव नंबर। ये है मेरा वेव नंबर, वेव नंबर जिसे हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ वेव। वेव नंबर असल में होता क्या है? वेव नंबर होता है मेरा 1/λ। ओके, ये था मेरा यहाँ पर सेंटीमीटर इनवर्स। अब उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, उसका नाम था रिडबर्ग, जहां से हमें रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है। तो उसने इसको और जनरलाइज किया और उसने कहा क्या कि जब ट्रांजिशन हो रहा है, तो सिर्फ 2 वाले इस वाले लेवल से क्यों हो? तो ट्रांजिशन किसी भी 2 लेवल्स के बीच में हो सकता है। ट्रांजिशन किसी भी 2 लेवल्स के बीच में हो सकता है। यहाँ पर n क्या डिफाइन करता है? ये n डिफाइन करता है मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये n डिफाइन करता है मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या हम लोग जिसे नॉर्मली कहते हैं शेल, हमारे शेल, एटम के शेल। ठीक है, तो एक शेल से दूसरे शेल में जब जंप कर रहा है तो रिडबर्ग ने कहा ये ऐसा क्यों नहीं बन जाता? फिर रिडबर्ग के हिसाब से इसने क्या कहा? इसने कहा कि ये जो मेरी एनर्जी होगी ये कुछ ऐसे टाइप की दिखेगी, 109677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, ये होगी मेरी एनर्जी डिफरेंस। यहाँ पर इसकी यूनिट है सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है 109677, इसका नाम दे दिया इसने रिडबर्ग कांस्टेंट। यही बन गया मेरा रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, सॉरी, ये बन गया मेरा रिडबर्ग कांस्टेंट। अब इस बेसिस पर बहुत सारे लाइन, स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिले, बहुत सारे स्पेक्ट्रल लाइंस मिले। अब वो सारे स्पेक्ट्रल लाइन कौन कौन से थे? वो सारे स्पेक्ट्रल लाइंस थे मेरे लाइमैन, बामर, जो बामर ने निकाला था, बास्टियन, ब्रैकेट, फंड, जहां पर पी साइलेंट है, और हम्फ्री। ये थे। यहाँ पर n1 की वैल्यू थी 1 और n2 था मेरा ग्रेटर देन 1। इस केस में n1 था मेरा 2, n2 था मेरा ग्रेटर देन 2। यहाँ पर n1 था मेरा 3, n2 ग्रेटर देन 3,
N1 equals to 4, N2 greater than 4, N1 equals to 5, N2 greater than 5, और ये N1 equals to 6, N2 greater than 6। ठीक है, यहाँ पर ये बात नोट करने वाली है कि जो मेरा लाइमन के जो स्पेक्ट्रल लाइंस है ये आते हैं मेरे यूवी रीजन में, ये आते हैं मेरे यूवी रीजन में, और ये बामर है, ये इकलौता है जो आता है मेरा विजिबल रीजन में, ये आता है मेरा विजिबल रीजन में, और ये सारे के सारे जो लाइंस हैं ये आते हैं मेरे इंफ्रारेड रीजन में, ये आते हैं मेरे इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है, ये आते हैं मेरे इंफ्रारेड रीजन। इसके बाद और एक बात पता चली, इसके बाद इस सीरीज से मुझे ये पता चलता है, मेरा सीरीज क्या है, मेरा फॉर्मूला है न्यू बार इक्वल्स टू आर एच 1 by n1 square minus 1 by n2 square सेंटीमीटर इनवर्स। तो जैसे जैसे ये वेव नंबर बढ़ेगा, जैसे जैसे वेव नंबर बढ़ेगा तो ये कैसे बढ़ेगा, तो मेरा 1 by n1 का स्क्वायर माइनस 1 by n2 का जो स्क्वायर है ये क्या होगा, ये भी इंक्रीज होगा। मुझे पता है मेरा जो वेव नंबर होता है वो होता है मेरा रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। सो एज अ रिजल्ट जैसे जैसे मेरा n1 और n2 ये वाला टर्म जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, मेरा जो वेवलेंथ है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, सो जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज करेगा इसका मतलब है ये जो n2 की वैल्यू है ये इंक्रीज करेगी। इसका मतलब एक और चीज समझ में आ गई मुझे कि जो n2 है ये भी इंक्रीज करेगा। सो जैसे जैसे मेरा वेवलेंथ डिक्रीज करता है और नंबर ऑफ शेल्स ये इंक्रीज होते हैं, ये जो लेवल्स है ये मेरे इंक्रीज होते हैं, तो इस टाइम पर आकर वेवलेंथ जो है मेरा, वेवलेंथ जो है, आई एम सॉरी नॉट वेवलेंथ, इस टाइम पर आकर मेरी जो ये स्पेक्ट्रल लाइंस जो है, ये तो मेरा क्या बताता है, स्पेक्ट्रल लाइंस मेरा जो है वो हो जाते हैं मेरे कन्वर्ज, स्पेक्ट्रल लाइंस कन्वर्ज कर जाते हैं। स्पेक्ट्रल लाइंस कन्वर्ज का मतलब पास पास आ जाना। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस मेरे पास पास आ जाते हैं। ये कब होता है, जब n2 की वैल्यू इंक्रीज करने लगती है, तो उस टाइम पे मेरा क्या हो जाता है, मेरा जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज करने लगता है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर पूछा जाए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर मुझे पूछा जाए तो मैं कैसे करके पता करूंगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए मेरा जो n2 है ये मेरा क्या हो जाएगा, इट विल बी ऑलमोस्ट इंफिनिटी, ये इंफिनिटी के पास पहुंच जाएगा। तो तब मेरा वेवलेंथ कैसे निकलेगा, तब मेरा वेवलेंथ कुछ ऐसे निकलेगा, इक्वल्स टू आर एच 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by इंफिनिटी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मेरा 1 by इंफिनिटी का स्क्वायर मतलब 0, सो ये आ जाएगा मेरा आर एच बाई n1 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा आर एच बाई n1 का स्क्वायर। ये तो हो गई सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात। अगर मान लेते हैं, अगर यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन की जगह कोई और हाइड्रोजन लाइक एटम्स अगर हो, बोर के हिसाब से अगर मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन लाइक एटम्स अगर प्रेजेंट हो, तो तब मैं क्या करूंगी, इस टाइम पे ये बोर के हिसाब से जस्ट इसने एक जनरल फॉर्मूला दे दिया जो कि उसके एनर्जी के टर्म्स के साथ आया था। तो उसने बोर ने क्या बताया भाई, बोर ने बताया कि अगर मेरे पास हाइड्रोजन लाइक एटम है, अकॉर्डिंग टू बोर, अगर मेरे पास हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज जैसे He+, Li2+ एंड सो ऑन, ये सारे क्या है भाई, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। तो यहाँ पे मेरा एटॉमिक नंबर तो चेंज हो रहा है, Z की वैल्यू मेरी चेंज हो रही है, Z चेंजेस। सो उसने एक जनरल फॉर्मूला दे दिया, उसने कहा ये ऐसे बनेगा कुछ, आर एच जेड स्क्वायर 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 का स्क्वायर। ये इसने डिराइव किया अपने एनर्जी टर्म से, ये इसने डिराइव किया अपने एनर्जी टर्म से, और सेम तरह का फॉर्मूला आया। ठीक है, उसने अपने असम्पशंस लगाकर इसको डिराइव किया। सो ये था मेरा हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा। अब आ जाता है क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ टू स्पेक्ट्रल लाइंस
of hydrogen spectrum is found to be 9. The spectral series are. तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात की, तो अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो जाएगा तो मेरा जो N2 है इट विल बी इंफिनिटी. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए N2 क्या हो जाएगा मेरा इंफिनिटी. तो यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा. रेशियो पूछा है मेरा, रेशियो इज 9. सो फर्स्ट है मेरा लाइमन एंड पास्चन. लाइमन एंड पास्चन, सो पहले लाइमन का देख लेते हैं. पहले देख लेते हैं कौन से यहाँ पर लाइमन ब्रैकेट पी फंड, पास्चन, बामर, ये सारे. तो पहले लाइमन के लिए देख लेते हैं. लाइमन के लिए क्या हो जाएगा मेरा N1 इक्वल्स टू 1, N2 ये आ जाएगा मेरा इंफिनिटी. सो यहाँ पर देख लेते हैं RH 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर. सो ये आ जाएगा मेरा RH. और पास्चन, पास्चन हो जाएगा मेरा N1 इक्वल्स टू 3, N2 टेंड्स टू इंफिनिटी. सो ये बन जाएगा मेरा RH 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू RH/9. सो अब इन दोनों का मैं रेशियो लेती हूँ तो मेरा आ जाएगा ये आ जाएगा पास्चन वर्सेस लाइमैन. सो ये आ जाएगा मेरा RH, सॉरी यहाँ पर लाइमैन वर्सेस पास्चन है, सॉरी. सो यहाँ पर आ जाएगा लाइमैन वर्सेस पास्चन. सो लाइमैन वर्सेस पास्चन. सो ये आ जाएगा मेरा RH/RH/9. सो ये आ जाएगा मेरा 9. सो मेरा कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन करेक्ट? फर्स्ट वाला ही ऑप्शन मेरा करेक्ट, ऑप्शन ए. आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो बामर सीरीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम. यहाँ पर मुझे दिया गया है फॉर्मूला RH है 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर. करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? एज वेवलेंथ डिक्रीजेस द लाइन सीरीज कन्वर्जेस. ये मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था. जैसे जैसे मेरा वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, ये वेवलेंथ कैसे डिक्रीज करेगा? जैसे जैसे N2 की वैल्यू इंक्रीज करेगी. तो N2 जैसे इंक्रीज करेगा मेरे लाइंस क्या होंगे? कन्वर्ज होंगे. सो ये वाला स्टेटमेंट मेरा करेक्ट है. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? द इंटीजर N1 इज इक्वल टू 2. ये भी मेरा ठीक है क्योंकि बामर सीरीज के लिए मेरा N1 कहाँ से स्टार्ट होता है? N1 स्टार्ट होता है 2 एंड N2 इज ग्रेटर देन 2. सो ये वाला ऑप्शन भी मेरा करेक्ट हो जाए. थर्ड क्या दिया हुआ है? द लाइंस ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करेस्पॉन्ड्स टू N2 इक्वल टू 3. ये भी मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा. ये कैसे होगा? अगर यहाँ पर बोला है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए, शॉर्टेस्ट के लिए क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए N2 will be infinity. लेकिन अगर मुझे longest wavelength पूछा है तो मेरा N2 क्या होगा? सबसे पहला वाला शेल. सो बामर सीरीज के लिए मेरा क्या हो जाएगा? N1 हो जाएगा मेरा 2 और N2 हो जाएगा मेरा 3. ठीक है. सो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम वेव नंबर ऑफ दीज लाइंस. अच्छा, अभी हाइड्रोजन के लिए क्या है? H एटम के लिए, H एटम के लिए मेरे पास क्या है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, 1s in 1. So ionization energy क्या होती है? Ionization energy is that energy which is required to take an electron from the influence of the nucleus. तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर जो मेरा इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस से, मेरे न्यूक्लियस से इतना दूर लेके जाना है, इसको मुझे इतना ज्यादा दूर लेके जाना है कि इसके ऊपर कोई इसका इफेक्ट ही ना पड़े. ठीक है. तो ये होती है मेरी आयनाइजेशन एनर्जी. ये होती है मेरी आयनाइजेशन एनर्जी. ये होती है मेरी आयनाइजेशन एनर्जी. अब अगर मुझे हाइड्रोजन के लिए निकालना पड़ेगा तो अगर मैं वेव अकॉर्डिंग टू वेव नंबर निकालूंगी तो ये मेरा क्या आ जाएगा? इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर ये आ जाएगा मेरा RH. मेरा यहाँ पर N1 क्या होगा? N1 होगा मेरा 1 क्योंकि वो मेरा फर्स्ट स्टेट में प्रेजेंट है. और यहाँ पर N2 हो जाएगा मेरा इंफिनिटी क्योंकि मुझे इंफिनिटी तक उसको लेकर जाना है. सो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? RH/1 का स्क्वायर. सो जब N1 की वैल्यू 1 होती है तो वो बन जाता है मेरा लाइमैन सीरीज. वो बन जाता है मेरा लाइमैन सीरीज एंड नॉट बामर सीरीज. सो ये लास्ट वाला ऑप्शन ये हो जाएगा मेरा रॉन्ग. सो मेरा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा मेरा 1, 2 एंड 3. ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ.
The shortest wavelength of hydrogen atom in Lyman series is lambda 1. The longest wavelength in the Balmer series of helium plus is. So यहाँ पर मेरा जो फॉर्मूला लगेगा वो ये होगा, mu bar equals to RH Z square 1 by N1 square minus 1 by N2 square. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम की बात की गई है, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज यहाँ पर है। So यहाँ पर क्या पूछा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो फिर मेरा N2 क्या आ जाएगा, N2 आ जाएगा मेरा इंफिनिटी, N2 आ जाएगा मेरा इंफिनिटी। सो फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर H एटम, ये बन जाएगा मेरा लाइमन सीरीज के लिए। लाइमन सीरीज में N1 की वैल्यू आती है मेरा, N1 आता है मेरा 1, सो N1 आता है मेरा 1। सो यहाँ पर बन जाएगा मेरा म्यू बार इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा 1। यहाँ पर वेवलेंथ दिया है तो 1 बाई लैम्डा 1 इक्वल्स टू आर एच, जेड इक्वल्स टू 1 बाई इंफिनिटी का स्क्वायर। सो यहाँ से आ जाएगा 1 बाई लैम्डा 1 इक्वल्स टू आर एच। ओके, ये है मेरा फर्स्ट रिलेशन। इसमें नेक्स्ट अभी क्या होना है, हीलियम प्लस के लिए अगर मैं देखूं तब यहां पर आ जाएगा फॉर हीलियम प्लस यहां पर पूछा है मेरा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज। सो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अगर मुझे चाहिए बामर सीरीज में, सो वो बन जाएगा मेरा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए इन बामर सीरीज। सो यहाँ पर हो जाएगा N1 हो जाएगा मेरा 2 एंड N2 हो जाएगा मेरा 3। ठीक है, सो यहाँ पर निकाल लेते तो कैसा होगा ये, 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू आर एच, जेड की वैल्यू यहाँ पर 2 बिकॉज इट्स हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरा 5 बाई 9 आर एच। फर्स्ट से मुझे क्या पता चला था, फर्स्ट इक्वेशन से मुझे पता चला था आर एच इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा 1। इसी को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा मेरा 5 बाई 9 1 बाई लैम्डा 1 इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा, ये आ जाएगा। सो लैम्डा विल बी 9 बाई 5 ऑफ लैम्डा 1। सो ये रहा मेरा आंसर। देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, ऑप्शन सी। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। For any given series of spectral lines of atomic hydrogen, let delta nu bar equals to nu bar max minus nu bar minimum be the difference in maximum and minimum frequencies in centimeter. The ratio of delta Lyman versus delta Balmer is. ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पहले मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसीज को निकालना पड़ेगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मेरी होगी जब N2 होगा मेरा इंफिनिटी, N2 की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि जो न्यू बार है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर इंटू RH। ठीक है, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कब होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी जब N1 और N2 ये क्या होंगे, मिनिमम नंबर्स होंगे। ये दोनों क्या होंगे, मेरे मिनिमम होंगे, ये दोनों मेरे मिनिमम नंबर्स। ठीक है, सो यहां से अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो मुझे मिलता है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे कुछ ऐसा मिलता है। लैम्डा मैक्स के लिए N2 स्टैंड्स टू इंफिनिटी, सो मैं यहाँ से निकाल लूंगी मेरा लैम्डा मैक्स। लाइमन सीरीज के लिए लैम्डा मिनिमम निकाल लूंगी, मेरा आ जाएगा 3/4 RH। इसका डिफरेंस जब किया तो इसका डिफरेंस आ गया 1/4 ऑफ RH। सिमिलरली बामा सीरीज में भी वही होगा, लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिनिमम में निकाल लूंगी यहाँ पर। उसके बाद इसका डिफरेंस आ गया मेरा RH/9।
लास्ट में इसका मुझे बस रेशियो निकालना है, सो इसका रेशियो आ गया मेरा 9/4। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन सी 9:4। ठीक है, आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन दिखने में बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, बट ये बहुत ही ज्यादा एक इजी सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर पूछा गया है हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ अबाउट 900 नैनोमीटर। विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज सूटेबल फॉर दिस पर्पस। अब यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, तो उससे आप कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे यहाँ पर हीट ट्रीटमेंट दिया गया है मस्कुलर पेन का, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा में कहाँ से आएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट दिया गया है, यहाँ पर लाइट की वैल्यू दी गई है, स्पीड की वैल्यू दी गई है, लेकिन यहाँ पर इन सब की किसी की भी जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ यहाँ पर RH का वैल्यू चाहिए और ये वेवलेंथ चाहिए। ये एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा का ही क्वेश्चन है। सो देखते हैं यहाँ पर ये कैसे होगा। मुझे पता है यहाँ पर जैसे वेवलेंथ मैंने देख लिया, मेरे पास यहाँ पर वेवलेंथ है और यहाँ पर मुझे स्पेक्ट्रल लाइन पूछा है। सो मैं बस सिंपल उसी को यहाँ पर फिट कर दूंगी। मुझे पता है फॉर्मूला मेरा होता है न्यू बार इक्वल्स टू RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ओके, सो न्यू बार क्या होता है मेरा 1/लैम्डा। सो 1/लैम्डा यहाँ पर दिया हुआ है 900 नैनोमीटर। सो यहाँ पर आएगा 9 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ये बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू RH की वैल्यू है 1 × 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये बन जाता है मेरा 1/9 इक्वल्स टू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब मुझे नहीं पता है कि यहाँ पर n1 क्या है और n2 क्या है, मैं सिर्फ सिंपली मुझे यहाँ पर इस 1/9 लाना है। तो मैं ऑप्शंस में देखूंगी, ऑप्शंस में अगर मैं देखूं ऑप्शन बी पास्ट 10, तो यहाँ पर क्या आ रहा है इन्फिनिटी से 3। तो अगर मैं यहाँ पर बिठाऊं, अगर मेरी n1 की वैल्यू होगी 3 और n2 अगर मेरा बन जाएगा इन्फिनिटी, सो ये मेरा बन जा रहा है 1/9। सो LHS इज इक्वल टू RHS। सिंपल। तो यहाँ पर मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन बी पास्ट 10। ठीक है, ऑप्शन बी पास्ट 10। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो, do like, share and subscribe. Thank you so much.